चलो हेलो फ्रेंड्स, आज आर्ट एंड कल्चर वाली मेरी क्लास है और पिछले क्लास में मैंने नागालैंड स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर और द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में आपको बताया था और सब स्टाइल्स जो उसी से इमर्ज हुए हैं, जैसे नागालैंड स्टाइल्स जो है उससे भी निकले हैं। जैसे मैंने बताया था आपको, ईस्टर्न इंडिया में उड़ीसा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर और मिडिल इंडिया में, मध्य भारत में खजुराहो स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर और वेस्टर्न इंडिया में महाराष्ट्र और गुजरात में मैंने बताया था आपको सोलंकी आर्किटेक्चर ऑफ टेम्पल्स। ठीक है, उसी प्रकार सेम टू वो क्या कहते हैं, द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर से भी कुछ सब स्टाइल्स निकले हैं जिनका नाम उस दिन मैं नहीं बता पाया और यहीं तक क्लास मैंने बंद कर दिया था। तो जो 3 उप शैलियां द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर से निकली हैं उसको भी आप जान लीजिए। जिसमें पहला है नायक स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, दूसरा इसको बेसरा स्टाइल, तो एक डिफरेंट स्टाइल है ये, लेकिन द्रविडियन स्टाइल से ही बेसरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर के निकलने को माना जाता है। लेकिन उसने दोनों ही स्टाइल्स के एलिमेंट्स को अपने आप समाहित किया अपने आप में और एक डिफरेंट स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर के रूप में वेसरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर बना। तो लेकिन वो सब स्टाइल है द्रविडियन स्टाइल का। तो पहला है नायका स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, दूसरा है बेसरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर और फिर एक स्टाइल है जिसको कहते हैं हम, एक मिनट अब होता है, एक आर्किटेक्चर है जिसको मैं बता रहा हूं आपको, उसको विजयनगर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर कहा जाता है। ये 3 जो है सब स्टाइल्स हैं। पहले मैंने लिखना जरूरी समझा कि टेम्पल आर्किटेक्चर की क्लास हो रही है। तो पहला जो उप शैली है जिसको द्रविड़ मंदिर स्थापत्य शैली की उप शैलियों के रूप में, पहला नायक शैली, दूसरा है बेसर शैली और तीसरा है विजयनगर शैली। लेकिन इसमें भी ऐसा नहीं कि उप शैलियों के साथ साथ इनकी अपनी भी आइडेंटिटी है, इनकी अपनी भी मौलिकता है। जैसे एग्जाम्पल में आपको बता दे रहे हैं, सोलंकी शैली एक, सोलंकी शैली, नायक शैली है। इसका विकास जो है ये उप शैली है द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर का, और 16वीं से 18वीं शताब्दी में नायक शासकों के काल में इस शैली का विकास हुआ। और नायक शैली के बारे में कहा जाता है कि इसमें द्रविड़ शैली के तत्वों के साथ साथ इसकी अपनी मौलिकता भी है और नायक शैली पर कुछ इस्लामी प्रभाव, इस्लामिक इन्फ्लुएंस भी माना जाता है नायक शैली। और इसके साथ साथ इसमें कुछ निजी इसकी विशेषताएं हैं। जैसे पहली विशेषता इसका है कि जो सैंक्टम सैंक्टोरम गर्भगृह होता था वो उससे जुड़ा हुआ और बरामदे से भी जुड़ा हुआ, कॉरिडोर से भी जुड़ा हुआ एक नया स्ट्रक्चर बनाया गया था, एक नई संरचना बनाई गई थी इस शैली में, नायक शैली में। और सैंक्टम सैक्टोरम हुआ और इससे जुड़ा एक बरामदे जैसी संरचना बनाई गई थी और इस संरचना को नाम दिया गया है पराक्रम। ये एक नया संरचना था जो सोलंकी शैली में दिखाई पड़ता है और इसका नामकरण है पराक्रम। ठीक है ना, नाम दिया गया है पराक्रम। उसके अलावा नायक शैली में नक्काशी और अलंकरण पर, ऑर्नामेंटेशन पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। इसके अलावा नायक शैली की एक विशेषता है कि इसमें शिखरों को भी वैल्यू दिया गया है, महत्व दिया गया है
और मंडपों का भी प्रयोग किया गया है। बाकी जो भी विशेषताएं हैं वो द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर से ली हुई विशेषता है। और नायक शैली में इस्लामी प्रभाव दिखाई पड़ता है और नायक शैली में नायक शासकों के द्वारा विकसित ये शैली है और ये इसमें द्रविड़ तत्वों के साथ साथ मौलिक बातें भी कुछ दिखाई पड़ती। दूसरी शैली है जिसको मैंने बताया था वेशर शैली। वेशर शैली में दोनों ही एलिमेंट्स को लिया गया है, नागर शैली के भी तत्वों को और द्रविड़ शैली के भी तत्वों को। नागर शैली का जो सबसे अधिक प्रभाव वेशर शैली पर दिखता है वो जो वक्राकार शिखर है, जो वक्राकार शिखर है ऐसे, ये नागर शैली का एलिमेंट उस पर दिखाई पड़ता है वेशर शैली में। उसके बाद इसका जो आधार है वक्राकार आधार, कर्व्ड जो स्पायर है और वक्राकार जो उसका बेस है, ये बताता है कि वेशर शैली में नागर प्रभाव को आत्मसात किया गया है। और द्रविड़ शैली का क्या प्रभाव है वेशर शैली में? इसमें विमान और मंडपों पर ज्यादा जोर दिया गया। विमान मतलब शिखर और मंडप मतलब हॉल, इसको भी इसमें स्वीकारा गया है। दूसरी बात, जो नक्काशियां की गई है, अलंकरण किया गया है, वो द्रविड़ मंदिर स्थापत्य शैली से अनुकृत किया गया यानी अनुकरण किया गया है, यानी दोनों ही प्रभाव को वेशर शैली में आत्मसात किया गया है और ये मिला जुला रूप ही वेशर शैली कहलाता है। और वेशर शैली के विकास में शुरू में 7वीं शताब्दी के चालुक्य शासकों का प्रमुख योगदान है और ये चालुक्य शासक कल्याणी के चालुक्य, बादामी के चालुक्य शासक हैं। उसके बाद आगे चलकर राष्ट्रकूट वंश का भी बहुत बड़ा योगदान है इस शैली के विकास में और फिर होयसल वंश के राजाओं ने भी इस शैली के विकास में अपना अप्रतिम योगदान। अब आते हैं जो तीसरी उपशैली है वह है विजयनगर शैली। विजयनगर शैली में एक चीज आपको मैंने छोड़ दिया, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दिमाग में आया नहीं। नायक शैली का एक बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता जो मैं रिकॉल नहीं कर पाया अभी, याद आया अभी। नायक शैली में जो मैंने बताया था कि पराक्रम गर्भगृह से जुड़े हुए बड़े गलियारे का निर्माण जिसको कहते हैं पराक्रम, नायक शैली की एक खास विशेषता है कि मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि गेट्स को गोपुरम कहा जाता था द्रविड़ शैली के मंदिरों में, तो उसको गोपुरम कहा जाता था। तो नायक शैली में भी गोपुरमों का अप्रतिम विकास हुआ और माना जाता है कि जितनी संख्या में गोपुरम नायक शैली में बने उतने किसी भी अन्य शैलियों में नहीं बने। और आपको बता दें मीनाक्षी मंदिर जो मदुरै के मीनाक्षी मंदिर है उसका गोपुरम जो है संसार का सबसे बड़ा गोपुरम माना जाता है। तो गोपुरम के विकास में नायक शैली का सर्वाधिक योगदान माना जाता है दक्षिण भारतीय मंदिर स्थापत्य शैली में। ठीक है, अब आते हैं, चूंकि गोपुरम से जुड़ा हुआ विजयनगर का भी एक स्पेसिफिक विशेषता है इसलिए बताना जरूरी था आपको। विजयनगर काल में कैसे मंदिर स्थापत्य शैली में द्रविड़ तख्तों के साथ साथ कुछ नया इन्वेंशन टाइप का स्ट्रक्चरल अप्रोच किया गया, कुछ अभिनववादी निर्माण पहल की गई, कुछ अभिनववादी निर्माण का पहल किया गया। विजयनगर काल में पहले गोपुरम मुख्य मंदिर के सामने होता था, एंट्रेंस गेट होता था, लेकिन विजयनगर काल में अब चारों दिशाओं में गोपुरम का निर्माण किया जाने लगा और पूर्व, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम। और एक और विशेषता जिसको बता रहे हैं हम, कभी कभी गोपुरमों का निर्माण इतना बड़ा जैसा किया जाता था कि वो कभी कभी मुख्य मंदिर कहां पे है लगता था कि गोपुरम ही मुख्य मंदिर है दूर से देखने पर। ठीक है, और गोपुरम का नामकरण राय गोपुरम भी कहा जाने लगा। इसके अलावा विजयनगर की विशेषता क्या है कि विजयनगर काल में मंदिर परिसर का विस्तार किया गया, एक्सपेंशन ऑफ टेम्पल प्रीमाइसेस, और न्यू स्ट्रक्चरल वर्क
वेयर डन, माने नए निर्माण कार्य उस प्रीमाइसेस में किए गए और यहीं से मंदिर प्रांगण में, मंदिर प्रीमाइसेस में धर्मनिरपेक्ष भवनों का निर्माण कार्य शुरू हो गया। सेकुलर बिल्डिंग्स इन द टेम्पल प्रीमाइसेस, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष भवनों का मतलब कि मंदिर के साथ साथ, पूजा अर्चना के साथ साथ अन्य गतिविधियों से संबंधित भी निर्माण कार्य होने लगे, क्योंकि इसमें कई अन्य मंडपों का निर्माण हो गया। मुख्य मंडप को कल्याण मंडप कहा गया विजयनगर काल में, और जहां पे चीफ डाइटी का मैरिज सेरेमनी आयोजित होता था, जहां पे मुख्य देवता का वैवाहिक समारोह आयोजित होता था। तो इस तरह से मंदिर विजयनगर काल में एक बड़े से विस्तृत प्रांगण के तौर पे स्थापित हो गए, और बहुत बड़े बड़े विशालकाय मंदिरों का निर्माण विजयनगर के शासकों ने बनाया, जैसे विठल स्वामी का मंदिर, हजारा मंदिर, ऐसे तमाम एग्जाम्पल्स पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये मुझे बताना बहुत जरूरी था आपको कि द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर created 3 new sub styles of temple architecture, and that were Nayaka style of temple architecture, second is क्या बताया था आपको नायका स्टाइल के बाद? नायका वेसरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, और थर्ड इज विजयनगर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। ये बताना बहुत जरूरी था। ये तीन जो थी उप शैलियां थी मंदिर की, जैसे मैंने नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में 3 सब स्टाइल्स के बारे में बताया। कैसे विकास हो रहा है देखिए। फिर अब देखेंगे आगे चलकर कैसे आर्किटेक्चरल हिस्ट्री जो है, स्थापत्य कला से संबंधित इतिहास जो है भारत में, वो किस प्रकार आगे बढ़ रहा है। 10वीं 12वीं शताब्दी में, 10-12 एडी में बंगाल में, पूर्वी भारत में पालों का और सेनों का शासन स्थापित हुआ। प्रारंभ में पाल शासक हुए, फिर सेन शासक हुए। पाल जो थे बौद्ध मतानुयायी थे, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक नहीं थे, बौद्ध धर्म के फॉलोअर्स थे, और सेन हिंदू धर्म के फॉलोअर्स थे। तो दोनों के समय में निर्माण कार्य हुआ। पालों के समय में कई रेफरेंस मिलता है, जैसे उदंतपुरी, जगदल, विक्रमशिला, नालंदा, ठीक है। सेनों ने भी निर्माण कार्य किया, लेकिन ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि उनका अप्रोच जो था वो धर्मनिरपेक्ष था। ऐसा नहीं कि सिर्फ बौद्ध स्मारकों का ही निर्माण कराया पालों ने, या सेनों ने सिर्फ हिंदू स्मारकों का निर्माण कराया, ऐसा नहीं, बल्कि वो सहिष्णु, धर्म सहिष्णु थे। और पालों ने बौद्ध स्मारकों के साथ साथ हिंदू स्मारकों को भी बनाया और उसको सपोर्ट किया, और उसी तरह सेनों ने भी किया, इसलिए कोई नहीं। अब जो हम नया सेगमेंट स्टार्ट करेंगे भारत में आर्किटेक्चर के बारे में, स्थापत्य कला के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो स्टार्ट होता है अर्ली मेडिवल पीरियड से, और उस स्टार्टिंग फेज को कहते हैं हम सल्तनत पीरियड माना जाएगा उसको, ठीक है। अर्ली मेडिवल पीरियड में जब भारत में तुर्क सत्ता की स्थापना हुई, तो भारत में एक नई स्थापत्य शैली का प्रवर्तन हुआ। स्टार्टेड ए न्यू आर्किटेक्चरल सिस्टम ऑफ इंडिया। और ये स्थापत्य पद्धति जो मैंने बताया कि क्यों फर्क है इससे, जो हमारी परंपरागत स्थापत्य कला शैली थी, इसको बहुत ध्यान से बोर्ड पर समझिएगा। अभी तक हिंदू स्थापत्य कला को, इसको डिजाइन बनाएंगे वैसे समझिएगा, और इस जो स्थापत्य कला जो भारत में स्थापित हुई, इसको हम कहते हैं इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चरल सिस्टम, ठीक है ना। हिंद इस्लामी स्थापत्य कला, कुछ लोग इसको इंडो अरबी आर्किटेक्चरल सिस्टम भी कह सकते हैं, लेकिन इसको हिंद इस्लामी स्थापत्य कला शैली मानना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं कि इस्लाम का जो वास्तुकला यहाँ स्थापित हुआ वो सिर्फ इस्लामी आदर्शों पर आधारित है, बल्कि आफ्टर द एडवेंट ऑफ इस्लाम इन इंडिया दे अडॉप्ट मेनी एलिमेंट्स ऑफ हिंदू आर्किटेक्चरल सिस्टम। उन्होंने भारत की हिंदू स्थापत्य कला शैली के कई तत्वों को अपने स्मारकों में स्थान दिया है।
उसको ध्यान से समझते हैं। भारत की जो परंपरागत हिंदू स्थापत्य शैली थी वो इस प्रकार की थी, यानी शहतीर और लिंटेल विधि पर आधारित थी। दो ले लिया गया और बीच में लिंटेल लगाया गया। इसको कहते हैं क्षैतिज स्थापत्य कला विधि, क्षैतिज। ठीक है, मतलब हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये शहतीर और लिंटेल के विधि पे आधारित थी भारत की परंपरागत यानी हिंदू स्थापत्य कला शैली। जैसे ही तुर्क भारत में आए, उन्होंने एक नवीन स्थापत्य कला शैली को लाया और वैसी शैली को कहते हैं हम मेहराब धर्मी शैली। ठीक है, वो कैसे होता था देखिए। ये आर्क है, मेहराब है। बाद में कुछ नए नए कंस्ट्रक्शन इसमें हुए हैं, उसको ध्यान रखें। पहले की हिंदू विधि में, स्थापत्य कला शैली में, ये जो खंभे लगाए गए, इसको चिपकने के लिए किसी मसाले, मोर्टार का प्रयोग नहीं होता था। लेकिन इस्लाम के आगमन के बाद जोड़ के लिए, पत्थरों को जोड़ के लिए, ईंटों के जोड़ के लिए चूने या सुर्खी, स्लरी एंड लाइम वेर यूज्ड फॉर फिक्सेशन ऑफ ए कंस्ट्रक्शन। चूने और सुर्खी का प्रयोग चिपकने के लिए किया जाता था। दूसरी बात, हिंदू स्थापत्य कला में जो निर्माण सामग्री थी वह बड़े बड़े पत्थर होते थे जिनके बाहरी किनारे काट कर चिकने कर दिए जाते थे। जबकि इस्लाम में निर्माण विधि बेक्ड ब्रिक्स यानी पकी हुई ईंटों से किया जाता था और इन ईंटों को जोड़ने के लिए चूने या सुर्खी जैसे मसाले का प्रयोग किया जाता था ताकि इमारतों में स्थायित्व आ जाए। यही अंतर था दोनों, हिंदू स्थापत्य शैली यानी भारतीय स्थापत्य शैली और इस्लामी स्थापत्य शैली। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेहराब क्या है आप समझ गए, और ये परंपरागत विधि है। लेकिन इस्लाम के आगमन के बाद इमारतों को बनाने की एक नई विधि प्रचलित हुई जिसको कहते हैं मेहराब धर्मी। ठीक है, और इन ईंटों को जोड़ने के लिए मसाले यानी सुर्खी, चूना जैसे मसालों का प्रयोग हो गया जिससे इस इमारतों में स्थायित्व आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अब आइए कैसे इस्लामी स्थापत्य शैली का विकास इंडियन हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में हुआ है, इस पर भी विचार करते। पहला आप जानते हैं कि भारत में सल्तनत काल की स्थापना हुई, फिर बीच में सूर साम्राज्य आया, उसके बाद मुगल काल आया। पूरा मेडिवल इंडिया इसी की हिस्ट्री है।
फिर भी स्थापत्य कला के दृष्टि से इसको शैलियों में बांटा गया है। आपको ध्यान होगा कि पहले सल्तनत काल आमतौर से जो हिस्टोरियन है, खासकर आर्किटेक्चरल हिस्ट्री के बारे में जिन्होंने बताया, उन्होंने इस पूरे काल को, इस पूरे पीरियड को 3 कालों में बांटा है। पहला 1206 से लेकर 1398, 1206 टू 1398, और फिर 1398 टू 1556, और थर्ड स्टेज वाज 1556 टू 1707। जो 1206 से 1398 का पीरियड है, इसको केंद्रीय शैली कहा गया है, और फिर या प्रथम शैली कहा गया है, और दूसरा चरण को 1398 से 1556 कहा गया है, और तीसरे चरण को कहा गया है 1556 से 1760। इस केंद्रीय शैली या प्रथम शैली में भी एक साम्राज्यिक शैली है और दूसरा प्रांतीय शासकों की शैली है। साम्राज्यिक शैली का मतलब हुआ जो दिल्ली सल्तनत के शासकों के द्वारा जो निर्माण कार्य किए गए, वो साम्राज्यिक शैली हुआ, वो इंपीरियल स्टाइल भी कह सकते हैं आप। और प्रांतीय शासकों के काल में जैसे बंगाल, जौनपुर, ठीक ना, बीजापुर, ये जो क्षेत्रीय शासकों के द्वारा, राज्य के शासकों के द्वारा निर्माण कार्य हुआ, उसको प्रांतीय शैली कहा गया। तो पहला जो प्रथम चरण जो हमारा है, उसको भी आप काल में विभाजित कर सकते हैं। पहला है मामलुक काल, इसका पीरियड है 1206 से 1290। दूसरा है खलजी काल, 1290 से 1320। फिर तुगलक काल है 1320 से 1398। फिर आप देखेंगे सैयदों का काल आता है, फिर लोदियों का काल आता है। ठीक है, तो आपको विस्तार से बता रहे हैं कि सबसे पहला निर्माण कार्य सल्तनत काल में कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में प्रारंभ हुआ, जिसमें उसने 2-3 इमारतों का निर्माण कराया, जैसे कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद और 2.5 दिन का झोपड़ा। कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में है, और 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है। उसके बाद उसने एक निर्माण कार्य शुरू किया कुतुब मीनार का। ठीक है, ये जो दोनों उसके निर्माण कार्य हैं, जिसमें कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद बिल्कुल जैन, वहां पे पहले से जैन मंदिर था और उसी का परिवर्धन कर दिया गया, मॉडिफिकेशन कर दिया गया है, और मस्जिद जैसी संरचना बनाने का कोशिश किया गया है। और देखने से भी लगता है कि ये मस्जिद जैसा नहीं लगता है, बल्कि खुला मंदिर की तरह दिखता है। और 2.5 दिन का झोपड़ा भी बहुत जल्दीबाजी में तैयार किया हुआ एक प्रयोगात्मक इमारत माना जाता है। ठीक है, वास्तव में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अगर इस्लामी तत्वों को शामिल किया है तो वो है कुतुब मीनार, लेकिन इसका श्रेय कुतुबुद्दीन ऐबक को नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि वो पहले भूतल तक का ही निर्माण कराया था, पहले मंजिल तक का ही निर्माण कराया था। बाद में इसने, इल्तुतमिश ने इस इमारत का निर्माण कार्य पूरा कराया। बाद में फिरोज तुगलक ने भी एक मंजिल उसमें ऐड की, लेकिन इस्लामी तत्वों का पहली बार इस्तेमाल कुतुब मीनार में माना जा सकता है। इल्तुतमिश का भी काल प्रयोगात्मक काल था, और इस्लामी तत्व खुलकर इमारतों में नहीं दिखते हैं, जैसे उस नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा है जिसमें भी इस्लामी तत्व नहीं दिखाई पड़ते। इल्तुतमिश के मकबरे में पहली बार फिर से कुतुब मीनार के समान कुछ इस्लामी तत्व दिखाई पड़ते हैं, लेकिन सही रूप से उसमें भी गुंबद का निर्माण इस्लामी आधार पर नहीं हुआ है। वास्तव में पूर्ण इस्लामी तत्वों के समावेशन का श्रेय कंप्लीट इस्लामिक एलिमेंट्स के इंक्लूजन का श्रेय दिया जाएगा, तो वो है खलजी काल में अलाउद्दीन खलजी को। अलाउद्दीन खलजी ने कुतुब मीनार परिसर में एक ऐसा इमारत बनाया जिसमें पहली बार मेहराब का सफल प्रयोग माना जाता है, और वो है अलाई दरवाजा। इसकी नक्काशियां और इसकी बनावट को देख के सर जॉन मार्शल ने कहा है,
फाइनेस्ट जेम ऑफ इंडो इस्लामी आर्किटेक्चर। और जॉन मार्शल का कहना है कि हिंद इस्लामी स्थापत्य कला का बेहतरीन नग है ये, ठीक है ना, फाइनेस्ट जेम ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। पहली बार इस अलाई दरवाजा में ही इस्लामी तत्वों को शामिल किया गया है, और इसको देखने से आपको लगेगा कि ये बेहतरीन निर्माण कार्य इस्लाम के आगमन के बाद पहली बार हुआ है। उसके बाद उसने और सारे इमारतों का निर्माण कराया, जैसे 1000 सीतून का महल, सीरी का नगर, ठीक है ना, हौज खास, हौज अलाई। दूसरा, उसके बाद आप अलाउद्दीन खिलजी के बाद आप देखेंगे जिसमें इंपॉर्टेंट काल है तुगलक काल। तुगलकों ने खलजी काल के इमारतों की सुंदरता के बजाय इमारतों की सुदृढ़ता पर बल दिया, ठीक है ना, ऑर्नामेंटेशन पर नहीं उनका बल था, और उन्होंने इमारतों की सुदृढ़ता पर बल दिया। और फर्स्ट टाइम एक नया कंस्ट्रक्शन हुआ वॉल्स का, दीवालों का एक नया निर्माण विधि तुगलक काल में लॉन्च हुआ, और उसको कहते हैं सलामी। यानी तुगलक काल में जो दीवार थे वो ढलवा बनने लगे, एक तरफ ऐसा लगता था कि झुके हुए, और सलामी दरवाजे दीवार पहली बार तुगलक काल में भारत के हिंद इस्लामी स्थापत्य कला में इंट्रोड्यूस। दूसरी बात, जो खलजी काल की इमारतों की सुंदरता थी उसका यहां पे अभाव है। फिरोज के काल में, फिरोज तुगलक के काल में बहुत सारे निर्माण कार्य हुए, लेकिन फिरोज ने आर्थिक कारणों के आधार पर इमारतों की अत्यधिक सुंदरता या अन्य कार्य पर बहुत कम बल दिया, ठीक है, क्योंकि उसका पक्ष आर्थिक था। फिर आप आगे सैयदों में विशेष कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ। आगे जो लोदी काल है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोदियों ने ही पहली बार भारत में डबल डोम, दोहरे गुंबद के निर्माण की शुरुआत की। एक तो दोहरे गुंबद के प्रयोग का कारण था कि थोड़ी ऊंचाई कम हो जाए, यानी खोखला गुंबद, उसके ऊपर एक दूसरा गुंबद। और लोदियों के काल को मकबरों का काल कहा जाता है। और लोदियों ने गार्डन्स भी बहुत बनाए, जैसे लोदी गार्डन दिल्ली इसका एग्जाम्पल है। यहां तक के बाद जो हम आगे पढ़ेंगे वो मुगल आर्किटेक्चर होगा, ठीक है। लेकिन अब आपको ये मैंने बताया कुछ इमारतों के बारे में, लेकिन आपको बताना क्या है हमको कि हिंद इस्लामी स्थापत्य शैली में कौन सी नई विशेषता आई थी, क्यों यह हिंदू स्थापत्य शैली से अलग था। अभी तक हमने नागरा स्टाइल, द्रविड़ा स्टाइल एंड वेशरा स्टाइल के बारे में जाना और अलंकरण के बारे में जाना, लेकिन हम आपको बताएंगे कि आफ्टर एडवेंट ऑफ इस्लाम क्यों एक नई स्थापत्य कला शैली भारत में कही जाती है, क्यों नहीं कही जाती है, आखिर क्या अंतर था परंपरागत हिंदू स्थापत्य शैली से, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। अभी तक मैंने आपको एक काल विवरण दिया था कि क्या हुआ मामलुक काल में, क्या हुआ खलजी काल में, क्या हुआ तुगलक काल में, ठीक है, क्या हुआ लोदी काल, क्योंकि उसके बाद फिर सेकंड फेज आता है जो कि मुगल आर्किटेक्चर से संबंधित है। लेकिन अब आप जान लीजिए कि हिंदू स्थापत्य शैली और इस्लामी स्थापत्य शैली में क्या अंतर है, क्यों डिफरेंट है। लेकिन बाद में इस काल में हम कहने लगे हिंद स्थापत्य कला शैली, क्योंकि इसने हिंदू तत्वों को भी और इस्लामी तत्वों दोनों को समावेशित रूप का विकास किया। आइए देखते हैं क्या अंतर है।
पहला जो मेजर अंतर था वो मैंने पहले ही क्लास शुरू करने के बाद तुरंत बता दिया आपको कि पहला क्षैतिज धर्मी था। भारत का जो परंपरागत स्थापत्य शैली था वो क्षैतिज था, जिसमें शहतीरों और लेंटल का प्रयोग होता था। लेकिन इस्लाम में मेहराब धर्मी तकनीक का प्रयोग किया गया। ये अंतर है, ये समझ में आ रही है। बहुत सारे अंतर हैं दोनों में। जैसे पहला, कभी भी हिंदू स्थापत्य शैली में आप देखेंगे कि अलंकरण के लिए, ऑर्नामेंटेशन के लिए पशु, मनुष्य मूर्तियों का इमारतों के खंभों में, यहां तक कि छतों पर प्रयोग किया जाता था। लेकिन इस्लाम में कभी भी पशु या मानव मूर्तियों का अंकन ऑर्नामेंटेशन के लिए, अलंकरण के लिए नहीं किया गया, बल्कि उन्होंने अलंकरण के लिए ज्यामितीय वनस्पति, ठीक है ना, जियोमेट्रिकल एंड बॉटनिकल सिंबल्स का प्रयोग किया। और इसको कहते हैं हम अराबेस्क। अराबेस्क क्या है बता रहे हैं आपको। अराबेस्क अराबेस्क क्या है? इस विधि के द्वारा इमारतों में वनस्पति और ज्यामिति डिजाइनों को सजावट के काम में उपयोग किया जाता है। ये चीज पहले की जो हिंदू स्थापत्य शैली थी इसमें इसका अभाव है, और मानव पशु मूर्तियों का अलंकरण किया जाता है। दूसरा अंतर क्या था हिंद इस्लामी स्थापत्य शैली में, हिंदू स्थापत्य शैली से? वह था इस्लामी बिल्डिंग्स में जालियों का निर्माण किया गया है। और जाली का निर्माण का मतलब बड़े बड़े जालीदार संरचना आप कभी भी अभी भी जाएंगे बिल्डिंग्स में तो देखेंगे। और लेकिन हिंदू मंदिरों, हिंदू भवनों में जाली का बहुत कम प्रयोग हुआ है। कुछ सीमाओं तक राजपूत कला में इसको इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इस्लाम में जाली नुमा संरचना भवनों में बनाई गई है, जो कि इस्लाम में प्रकाश का प्रतीक है। इट सिंबलाइजेज द इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट इन इस्लाम। ठीक है, यानी प्रकाश का क्या वैल्यू है इस्लाम में, इसको ये जालीनुमा संरचना बताती है। वैसा हिंदू स्थापत्य शैली में नहीं। तीसरी बात, अरेबेस्क के साथ साथ इस्लामी भवनों को प्रीशियस स्टोन्स, बहुमूल्य पत्थरों और रत्नों से जड़ने के लिए एक नया सिस्टम लाया गया, और उसको कहते हैं पीट्रा ड्यूरा। ठीक है, ये हिंदू स्थापत्य शैली में इसका अभाव दिया जाता है। क्या है? पीट्रा ड्यूरा। ठीक है, ये बहुमूल्य पत्थर और रत्नों को दीवालों में जड़ा जाता था, और इससे एक अजीब प्रभाव बिल्डिंग में, एक बहुत ही गंभीर प्रभाव बिल्डिंग्स के अंदर पैदा होता था। इसके अलावा इस्लामी स्थापत्य में स्थापत्य भवनों के अंदर कोर्टयार्ड फ्लावर्स, मतलब आंगन में फूलों, फव्वारों, माउंटेन्स और स्मॉल ड्रेन्स, छोटी नालियों की उपस्थिति होती थी। और ऐसा प्रतीत होता है कि इस्लाम में जल को बहुत वैल्यू, वाटर को बहुत वैल्यू दिया गया था। और जल को वैल्यू देने के 3 प्रयोजन लगते हैं। पहला, शीतलता के लिए, बिल्डिंग की शीतलता के लिए, कूलनेस के लिए। दूसरा, रिलीजियस रेलेवेंस होगा, धार्मिक महत्व होगा। और फिर क्लीननेस के लिए, सफाई के लिए।
लेकिन ऐसे हिंदू स्थापत्य में कहीं भी इस तरह की भावना, इस तरह का निर्माण कार्य नहीं देखा गया है। तीसरी बात, ये मैं बता चुका हूं कि बिल्डिंग के स्थायित्व के लिए इस्लाम में चूने या सुर्खी का इस्तेमाल प्रयोग किया गया, जबकि हिंदू निर्माण कार्यों में ऐसा कोई भी प्रयास नहीं किया गया। इसके अलावा इल्तुतमिश के काल से भारत में, या इल्तुतमिश के काल को छोड़ दिए, ऐसे भी इस्लामी स्थापत्य कला शैली में भवन के चारों ओर मीनारों का प्रयोग होने लगा। ऐसे मीनार, इसका हो सकता उद्देश्य सुरक्षात्मक हो, लेकिन ये नई बात थी जो कि हिंदू निर्माण कार्य में नहीं हो रहा। इसके अतिरिक्त इस्लाम के आगमन के बाद एक नया विधि लाया गया निर्माण कार्य में, जिसको कहते हैं फोर शॉर्टेनिंग, अग्र संक्षेपण की विधि। यानी दूर कोई बिल्डिंग या कोई अभिलेख दूर है, लेकिन इस तरह का प्रभाव होगा कि वो बिल्कुल पास नजर आएगा। ऐसा प्रभाव हिंदू स्थापत्य शैली में नहीं था। तीसरी बात, इस्लाम के आगमन के बाद एक नई विधा स्थापत्य कला शैली में आई, जिसको कैलीग्राफी कहा जाता है, सुलेखन। और आपको एक एग्जाम्पल से बता रहे हैं, जो सजावट का की सामग्री थी इस्लाम में, वो वनस्पतिक, बॉटनिकल और जियोमेट्रिक थी। उसमें एक एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। ये कोई तना निकला ऐसे, ये एक तना निकला, तना मतलब पौधे का तना, वो फिर किसी अगले सेकेंडरी स्ट्रीम मतलब द्वितीयक तना में विभाजित होगा, फिर वो रीडिवाइड होगा, मतलब फिर पुनर्विभाजित होगा, और फिर मुख्य तने की ओर लौटने की कोशिश में इसी का चित्रण इमारतों में किया गया। और ये बहुत ही प्रभावोत्पादक, बहुत ही इफेक्टिव अलंकरण था, और इससे बिल्डिंग देखने से जो सजावट थी वो खास प्रभाव छोड़ती। इस तरह का अलंकरण हिंदू स्थापत्य शैली में नहीं था। दूसरा एक इंपॉर्टेंट प्रभाव देखा गया इस्लाम के आगमन से। इस्लाम में इमारतों के निर्माण के साथ साथ एक नया विधि आया, जिसको कहते हैं चारबाग पद्धति। यानी चारबाग पद्धति का मतलब होता है एक समान स्क्वायर को 4 बराबर भागों में बांटना। ये विशेष इंपॉर्टेंट हुआ लोदियों के काल में। चारबाग पद्धति, देखिए, एक समान वर्गाकार खंड है भूमि का, इसको 4 बराबर बराबर भागों में बांट दिया। ये चारबाग पद्धति इस्लाम के आगमन के बाद में ही भारत में प्रचलित। और ऐसे पार्क्स को देखने से, गार्डन्स को देखने से एक अजब, एक विशेष आकर्षण पैदा होता है। ये इस्लाम के आगमन से ही भारत में शुरुआत हुआ था। बाद में इसमें और ज्यादा मॉडिफिकेशन हुआ, परिवर्धन हुआ। ठीक है, लोदियों के काल में मैंने बताया आपको कि दोहरे गुंबद का इस्तेमाल भी इस्लाम के आगमन का ही सूचक है कि गुंबद और प्रभावकारी और इफेक्टिव दिखे। लोदियों ने एक नई शैली भारत में लाया और उसको कहते हैं दोहरे गुंबद का निर्माण।
वैसे लोदियों का काल मकबरों का काल माना जाता है, क्योंकि बहुत सारे मकबरों का निर्माण लोदियों के काल में हुआ है। इसको रंगीन पत्थरों की पच्चीकारी कहा जाता है, जिसको पीट्रा ड्यूरा कहा जाता है, ठीक है ना। ये पिलर्स पे या दीवार के अंदर इस्लामी बिल्डिंगों में अक्सर शामिल किए जाते हैं। यही जो मैंने आपको बताया, यही अंतर है परंपरागत हिंदू स्थापत्य शैली और नवीन आए हुए इस्लामी स्थापत्य शैली। लेकिन इन दोनों के बीच एक संश्लेषण की प्रक्रिया शुरू हुई, और यही एसिमिलेशन के जो प्रोसेस था, उसने इतना घुल मिल गए दोनों एक दूसरे में कि ये जो स्थापत्य शैली जो विकसित हुई भारत में, उसको इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर स्टाइल कहा जाता है, हिंद इस्लामी वास्तुकला की शैली कहा जाता है। क्योंकि दोनों को अलग करना मुश्किल था, क्योंकि दोनों ही तत्वों का आपस में समावेशन हुआ था, और भारत में एक भिन्न यानी डिफरेंट आर्किटेक्चरल स्टाइल का डेवलपमेंट हुआ, जिसको कहते हैं हिंद इस्लामी स्थापत्य शैली। यहां तक आप समझ गए होंगे। और दूसरा मैं बता रहा हूं आपको कि उसके बाद का जो काल है, जो जहां तक मैंने छोड़ा था 1556, ठीक ना, वहां के बाद ये जो फेज अब आप जानते हैं मुगल पीरियड, ठीक है ना। मुगल काल में सब आपको पता ही होगा। पहला काल जो है वो बाबर का है। बाबर के बाद 1526 से 30 तक बाबर शासक रहा। फिर हुमायूं रहा 1530 से 40। फिर आ गया सूरवंश। सूरवंश के काल में भी बहुत सारे स्मारकों का निर्माण हुआ था। उन स्मारकों का एक क्लाइमेक्स उसके काल में हुआ है, वो भी बताना जरूरी है। लोदियों के काल में एक अष्टकोणीय मकबरे के निर्माण की शुरुआत हुई थी, और दिल्ली में उसका पहला एग्जाम्पल है खाने जहां तेलंगानी का मकबरा, ठीक है। लोदियों के काल में नहीं शुरू हुई थी, मतलब दिल्ली सल्तनत में अष्टकोणीय मकबरों की निर्माण की शुरुआत हुई थी, और उसका पहला एग्जाम्पल खाने जहां तेलंगानी का मकबरा है। लेकिन वो धीरे धीरे डेवलप करके विकसित होते हुए उसका क्लाइमेक्स, उसका चरमोत्कर्ष दिखता है सहसराम बिहार में शेर शाह सूरी का मकबरा। वो अष्टकोणीय मकबरे के निर्माण का चरमोत्कर्ष माना जाता है शेर शाह सूरी के मकबरे। तो हम बात कर रहे थे मुगल काल के। मुगल काल में बाबर जो था पहला शासक 1526 से 30, हुमायूं 30 से 40, फिर 40 से लेके 55 तक करीब सूर डायनेस्टीज का यह शासन रहा, जिन्होंने निर्माण कार्य कराया। उसके बाद हुमायूं का शासन शुरू हुआ, लेकिन वो हुमायूं तुरंत ही फिर मर गया। फिर अकबर का शासनकाल शुरू। फिर 1556 से लेके 1605 अकबर रहा है, 1605 से लेके 27 तक जहांगीर, और 1627 से लेके 1656 तक शाहजहां, और 1656 से लेके 1707 तक औरंगजेब रहा। इस दौरान बहुत सारे भवनों का निर्माण हुआ, और बाबर को उतना समय नहीं मिला, क्योंकि वो हमेशा भारत के अभियानों में व्यस्त रहा, और बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का उसका शासन काल था। फिर भी उसने संभल में मस्जिद बनाया, फिर पानीपत में मस्जिद बनाया, ठीक है ना,
आगरा का आरामबाग बनवाया, ठीक है, उनको समय नहीं मिला। हुमायूं ने दीन पनाह नामक एक शहर की स्थापना की, शेर मंडल पुस्तकालय भी था, और हुमायूं का भी जीवन बड़ा विस्थापित था, वो भी स्थायी तौर पे भारत में शासन नहीं। असल समय आया अकबर का, जो 1556 में वो शासक बना। अकबर ने ढेर सारे इमारतों का निर्माण कराया, जिसमें सबसे अधिक संख्या फोर्ट्स की है। लाहौर, आगरा, मुंगेर, इलाहाबाद, कहीं हर जगह अकबर ने फोर्ट बनाया, और उसका सर्वाधिक अच्छा निर्माण कार्य जो हुआ है फतेहपुर सीकरी में हुआ है, जहां पे बुलंद दरवाजा और कई इमारतें फतेहपुर सीकरी में हैं। मरियम का महल, जल महल, ठीक है ना, जोधाबाई का महल, बुलंद दरवाजा, ऐसे बहुत सारे बिल्डिंग्स और भवनों का निर्माण उसने किया है। पंचमहल भी है वहां। पंचमहल में लगता है देखने से कि बौद्ध स्थापत्य शैली का अनुकरण किया गया है, क्योंकि पिरामिड नुमा जो बौद्ध जैसी संरचना वो दिखती है। शाहजहां के काल को मुगल काल में या मध्यकालीन भारत में स्थापत्य कला के लिए स्वर्ण काल माना जाता है, क्योंकि उसने भी बहुत अधिक निर्माण कार्य कराए, और उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान ताजमहल का है। ताजमहल में उसने अपना सर्वस्व लगा दिया, और ताजमहल उसके भावनात्मक मानसिकता का प्रतीक था ताजमहल। और शाहजहां के बाद औरंगजेब का काल जो है वो निर्माण कार्य के लिए उतना फेमस नहीं है, क्योंकि युद्धकालीन प्रयासों में औरंगजेब हमेशा बिजी रहा, और उसने एकाध निर्माण कार्य जो करवाए भी हैं तो बड़े अनगढ़ और बड़े साधारण और मामूली से निर्माण कार्य हुए। इसलिए औरंगजेब को निर्माण कार्य के लिए श्रेय देना उचित नहीं है। लेकिन अकबर के काल में एक बहुत बड़ा योगदान है स्थापत्य कला शैली में। उसने जिस प्रकार भारत में समावेशित संस्कृति की कल्पना की थी, उसने एक एसिमिलेटेड कल्चर के स्थापना की बात का उसने सोचा था, उसी प्रकार उसने लिटरेचर में, आर्ट एंड आर्किटेक्चर में, म्यूजिक में, हर चीज में उसने ये संश्लेषण की प्रक्रिया को शुरू करना चाहा। और स्थापत्य कला में भी हम देखते हैं कि अकबर ने कई हिंदू तत्वों को अपने इमारतों में स्थान दिया, और सिर्फ हिंदू तत्वों को नहीं बल्कि भारत में प्रचलित बौद्ध, जैन, हिंदू सारे तत्वों को इस्लाम के साथ उसने एकाकार करने की कोशिश की। और यह संश्लेषण की प्रक्रिया अकबर ने क्लाइमेक्स पर पहुंचा दिया, और यही कारण है, अकबर को श्रेय देना कहीं से भी गलत नहीं होगा, कि अकबर गंगा जमुनी तहजीब, हिंद इस्लामी संस्कृति, ठीक है ना, को साकार रूप देने वाला, क्रियान्वयन रूप देने वाला पहला शासक है। भले इसकी प्रक्रिया काफी पहले शुरू हो गई थी, लेकिन अकबर ने उसको व्यवहारिक रूप प्रदान किया, और भारत में एक समन्वित मिश्रित हिंद इस्लामी संस्कृति का विकास हुआ और स्थापित हुआ। तो यहां तक आपका मेडिवल इंडिया का आर्किटेक्चरल हिस्ट्री, स्थापत्य संबंधी इतिहास आ गया है। लेकिन इसमें आपको डिटेल में मैं बताऊंगा कि किस इमारत में कौन सी बात नई है, और इसके लिए क्यों बताना जरूरी है, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए भी एज वेल एज मेंस के लिए, दोनों चीज के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक आपने जो देखा कि कहां तक स्थापत्य कला के बारे में बताएंगे, वो मैंने क्लियर किया आपको, मेडिवल इंडिया तक कंप्लीट हो गया। लेकिन एक एक इमारत के बारे में बताना जरूरी है कि उसमें क्या खास विशेषता है। ठीक है ना, अलाई दरवाजा, ठीक है, क्या विशेषता है। फिर आपको कभी क्वेश्चन आ जाए कि एतमादुद्दौला का मकबरा क्यों फेमस है, ठीक है ना, यार पहली बार गुंबद का सफल प्रयोग का उदाहरण क्या है। ये जो पीटी वाले क्वेश्चन है, जब तक आपका आर्ट एंड आर्किटेक्चर
क्लियरिटी के साथ कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा, जानकारी नहीं होगी, तो आप गलत बना सकते हैं। ठीक है, इसलिए एक एक चीज को जानना बहुत जरूरी है। यहां तक मैंने आपको शुरू से उठाया था, मैंने स्ट्रक्चरल स्टाइल ऑफ सॉरी टेम्पल आर्किटेक्चर स्टार्ट किया था और यहां तक लाया आपको। ठीक, और इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में किसी दूसरे टॉपिक पे पढ़ेंगे। इसके लिए विशेष आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएगा कि किस इमारत में क्या विशेषता थी। ठीक है, इसको प्रीलिम्स के लेवल से पढ़ाना उचित नहीं है। ठीक है ना, ये मैं आपको समझा दूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू।